हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो अब ये वीडियो होने जा रही है मेडिवल हिस्ट्री पे। मेडिवल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुगल एम्पायर का जो फॉल हुआ वो क्यों हुआ, तो क्या कारण थे, क्या कॉजेज़ थे, क्या रीजंस थे जिसके वजह से मुगल एम्पायर का फॉल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मेंस में भी सवाल बनते हैं, प्रीलिम्स में भी सवाल बनते हैं, सभी एग्जाम्स में सवाल बनते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। मेंस के लिए जो सवाल हैं, आंसर राइटिंग के लिए जो सवाल हैं, वो सब यहीं पे मिलते हैं, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्री क्विज टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइस, साथ साथ बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक पढ़ के समझाता रहूँगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि सारा चीज़ आपकी कवर हो जाए, कोई भी रीज़न ना छूटे आपसे। और जब आप एग्ज़ाम के अंदर आप आंसर लिखते हैं तो या प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन देखते हैं, तो आप सभी आंसर्स पे टिक भी लगा पाएंगे और मेंस का आंसर लिख भी पाएंगे। तो स्टार्ट होता है द पीरियड ऑफ द ग्रेट मुगल्स विच बिगैन इन 1526। तो देखिए 1526 में शुरू होता है, जब बाबर आते हैं भारत में। तो बाबर के आने के साथ 1526 में ग्रेट मुगल्स का जो एम्पायर है वो शुरू होता है। विद बाबर्स एक्सेशन टू द थ्रोन एंडेड विद द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। तो जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, तो जो पीरियड था ग्रेट मुगल्स का, हालांकि मुगल्स का पीरियड खत्म नहीं हुआ 1707 में, मुगल्स का पीरियड तो 1857 तक चला, जब तक बहादुर शाह जफर टू थे। लेकिन जो पीरियड था ग्रेट मुगल्स का, यानी कि जब तक मुगल्स का जो सल्तनत थी, जो मुगल्स की जो आप कह सकते हो कि जो पावरेज थी, वो बहुत ज़्यादा रही, वो 1707 तक रही। औरंगजेब डेथ मार्क द एंड ऑफ एन एरा इन इंडियन हिस्ट्री। When औरंगजेब died, the empire of the Mughals was the largest in India। तो औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, उसके साथ ही एक युग खत्म होता है, भारत में कहा जाता है ऐसा। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस टाइम पे जो मुगल्स का एम्पायर था, वो भी आगे हम फोटो में भी देखेंगे, पिक के थ्रू भी देखेंगे कि मुगल्स का एम्पायर कितना बड़ा था। तो कितने बड़े एरिया में मुगल्स का एम्पायर था, अभी आप आगे वीडियो देखेंगे तो आप उसमें वो भी दिखाया जाएगा आपको। तो वो लार्जेस्ट रहा उस टाइम पे भारत में। येट विद इन अबाउट 50 ईयर्स ऑफ हिज डेथ द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के 50 साल के अंदर अंदर ही पूरा जो एम्पायर था वो बिखर गया, क्योंकि एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था कि उसको संभालने के लिए बहुत ही एबल शासक चाहिए था, जो कि आगे आने वाले मुगल्स में नहीं था। ये सभी रीजंस होंगे, हम सभी समझेंगे आगे। तो बात आती है कि द रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के पीछे क्या कारण रहे, कौन कौन से जो कारण थे, जो जिम्मेदार थे उनके पतन के लिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो होता है उत्तराधिकार के लिए युद्ध, यानी कि वॉर ऑफ सक्सेशन। अगर राजा की डेथ होती है तो उसके बाद अगला राजा कौन बनेगा, अगर इसके लिए कोई निर्धारित रूल नहीं है तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होनी लाजमी हैं। तो मुगल्स के एम्पायर के दौरान भी यही था, क्योंकि वहाँ पर कोई एक रूल नहीं था कि मान लेते हैं कि अगर फादर राजा हैं, तो उनका जो बड़ा बेटा होगा या छोटा बेटा होगा या कोई भी पर्सन होगा वो राजा बनेगा। जब ऐसा कोई रूल वहाँ पे नहीं दे रखा था, तो बिना इस रूल के वहाँ पे क्या होता था, जब भी किसी पर्सन की डेथ होती थी, किसी राजा की डेथ होती थी, तो उनके जो बेटे हुआ करते थे उनके बीच में ये युद्ध होता था कि अगला राजा कौन बनेगा। द मुगल्स डिड नॉट फॉलो एनी लॉ ऑफ सक्सेशन लाइक द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिटोर। तो जो प्राइमोजेनिटोर का जो, यानी कि उत्तराधिकार का जो एक कानून है, वो मुगल्स फॉलो नहीं करते थे। इस वजह से उनका सक्सेशन का जो सिस्टम था कि यानी कि अब सक्सेशन कौन करेगा, यानी कि कौन अब आगे आएगा, तो उसका जो रूल था वो वहाँ पर नहीं अपनाया जाता था, यानी कि वंशानुक्रम का जो रूल था उसको नहीं अपनाया जा रहा था। कॉन्सिक्वेंटली ईच टाइम अ रूलर डाइड अ वॉर ऑफ सक्सेशन इज बिटवीन द ब्रदर्स फॉर द थ्रोन स्टार्टेड। जैसे ही कोई राजा मरता था, तो जो भाई हुआ करते थे, यानी कि जो उसके बेटे हुआ करते थे, उनके 2-3 बेटे जितने भी होते थे, उन सभी बेटों में, उन सभी भाइयों में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। दिस वीकेंड द मुगल एम्पायर स्पेशली आफ्टर औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद तो खासकर इस सिस्टम ने बहुत ज़्यादा मुगल एम्पायर को चोट पहुँचाई, और मुगल एम्पायर जो है इसी वजह से कमज़ोर होता चला गया। द नोबल्स बाई साइडिंग विद वन कंटेंडर और द अदर इंक्रीज्ड देयर ओन पावर। अब देखिए ये भी दिक्कत थी, उस टाइम पे जो राजा काम करता था वो नोबल्स के साथ मिलकर काम करता था, यानी कि नोबल्स कुछ सामंत हुआ करते थे जो बताया करते थे कि किस तरह से आपको रूल करना है। यानी कि इस तरह से मान के चलें कि एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के साथ साथ जो छोटे और मंत्री होते हैं, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है, तो और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं प्रधानमंत्री की रूल करने के लिए। तो उसी प्रकार से नोबल्स हेल्प करते थे मुगल एम्पायर के या मुगल एम्परर के कि भाई आपको किस तरह से रूल करना है।
तो अब यहाँ पे नोबल्स अपना फ़ायदा करने के लिए कभी वो एक तरफ का पक्ष लेते थे, कभी दूसरे पक्ष का पक्ष तरफ साइड लेते थे और अपनी पावर वो इंक्रीज़ कर रहे थे, और जबकि जो असली में मुगल एम्परर होना चाहिए था उसकी पावर डिक्रीज़ होती जा रही थी। द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर वीक एंड बिकेम विक्टिम्स ऑफ द इंट्रीग्स एंड कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द फैक्शन रिडन नोबल्स। तो जो फैक्शन रिडन नोबल्स थे, यानी कि जो नोबल्स गुटबाजी कर रहे थे, किसी एक के गुट में थे, कभी किसी के गुट में थे, गुटग्रस्त थे, तो वो इस षड्यंत्र में फंस रहे थे बाद के राजा औरंगजेब के बाद। जो कुलीनों की जो साजिश थी और जो उनके षड्यंत्र थे, जो औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आ रहे थे, वो उस चीज़ में फंस रहे थे। जब उस चीज़ में फंस रहे थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि नोबल्स जो हैं उनके साथ चाल खेल रहे हैं। दे वर इनएफिशिएंट जनरल्स एंड इनकैपेबल ऑफ सप्रेसिंग रिवोल्ट। तो यानी कि जो आगे राजा आए औरंगजेब के बाद, वो सभी जो राजा थे वो इनएफिशिएंट जनरल्स थे, यानी कि इतने अच्छे जनरल्स नहीं हुए और नाकाफ़ी थे, इनकैपेबल रहे सप्रेसिंग रिवोल्ट्स, यानी कि जब वहाँ पे रिवोल्ट्स हुए, वहाँ पे विद्रोह हुए, तो उनको वो सप्रेस नहीं कर पाए। The absence of a strong ruler, an efficient bureaucracy and a capable army had made the Mughal Empire weak। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें किसी एम्पायर को मजबूत करने के लिए चाहिए, अगर वो तीनों चीज़ें ही आपके पास ना हो तो फिर आपका एम्पायर वीक होगा ही होगा। तो ना तो स्ट्रॉन्ग रूलर हुआ करता था उस टाइम पे औरंगज़ेब के बाद, ना वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी अच्छी हुई, यानी कि नोबल्स अच्छे नहीं हुए, ना ही आपकी आर्मी कैपेबल थी। तो एक तो कारण ये था कि जो सक्सेशन के वॉर हुए, यानी कि उत्तराधिकारी कौन होगा उसके लिए जो युद्ध हुए, उसने उस एम्पायर को बहुत कमज़ोर कर दिया। नेक्स्ट आता है औरंगज़ेब की पॉलिसीज़। देखिए औरंगज़ेब की जो नीतियाँ थी उसके वजह से भी काफ़ी चोट पहुँची उस टाइम पे रहने वाले सब्जेक्ट्स को, यानी कि जो रहने वाले लोग थे एम्पायर के अंदर, उनके प्रति बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी उनको, जिस वजह से औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ की वजह से, जिस वजह से ये बाद में जो एम्पायर था वो नहीं चल पाया। औरंगज़ेब फेल्ड टू रियलाइज दैट द वास्ट मुगल एम्पायर डिपेंडेड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द पीपल। औरंगज़ेब ये समझने में भूल कर गया, उसको लग रहा था कि ये इतना बड़ा एम्पायर इसलिए चल रहा है क्योंकि वो चला रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। इतना बड़ा एम्पायर इसलिए चल रहा था क्योंकि लोग चाहते थे कि वो एम्पायर चलता रहे, यानी कि औरंगज़ेब ये समझने में फेल हो गया कि इतना वास्ट जो मुगल एम्पायर है वो डिपेंड करता है वहाँ के जो लोग हैं उनके सपोर्ट पे। अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो रिवोल्ट हो जाएगा, और रिवोल्ट हो जाएगा तो बड़ी से बड़ी सत्ता जो है वो गिर जाएगी। औरंगजेब्स रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड हिज पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदूज डैमेज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। तो जो औरंगजेब की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी, यानी कि कट्टरवादिता थी, धार्मिक कट्टरवादिता जो थी औरंगजेब की, और हिंदूज़ के प्रति जो उसने जो गलत पॉलिसीज़ अपनाई थी, उस वजह से जो मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म होती चली गई। ही लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत्स हु हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्पायर। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, उसने राजपूत्स के खिलाफ भी लड़ना शुरू कर दिया, जबकि राजपूत्स ने काफ़ी हेल्प की मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करवाने में। तो जो राजपूत्स का सपोर्ट था वो भी उसने खो दिया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था मुगल एम्पायर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। दे हैड एक्टेड एज पिलर्स ऑफ सपोर्ट बट औरंगजेब्स पॉलिसी टर्न दैम टू बिटर फोज। यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन औरंगजेब की पॉलिसी जो थी उसके वजह से जो वे दोस्त हुआ करते थे अब वो दुश्मन में बदल गए। द वॉर्स विद द सिख, द मराठास, जाट, राजपूत हैड ड्रेन्ड द रिसोर्सेज ऑफ द मुगल एम्पायर। बाद में औरंगजेब के दौरान जब उसने काफ़ी युद्ध लड़े, चाहे वो सिखों से युद्ध लड़े हों, चाहे मराठा से लड़े, जाट से लड़े या राजपूत से लड़े, उसके वजह से मुगल एम्पायर का जो रिसोर्सेज थी वो ड्रेन हो गई, यानी कि जो धनराशि थी वो सब खत्म हो गई, वो युद्ध में लग गई। अकबर हैड वन ओवर द हिंदूज बाय गिविंग देम रिलीजियस टॉलरेशन एंड ओपनिंग कैरियर्स टू टैलेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस और क्रीड। अब देखिए अकबर के बीच में और औरंगजेब के बीच में यही डिफरेंस रहा कि जब अकबर ने सत्ता संभाली 1565-1556 में, और अकबर ने उसके बाद जब रूल किया तो औरंगजेब ने हिंदूज़ को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया और वहाँ पे उसने मेरिट के ऊपर काम करने की अनुमति दी। तो यानी कि अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है या वो काम अच्छा कर सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस और क्रीड, उसको अकबर ने अपने यहाँ पे न्योता दिया, अपने यहाँ पे उसने 9 रत्नों के अंदर भी उसको शामिल किया। ही हैड एनलिस्टेड हिंदू वॉरियर ट्राइब्स चीफली द राजपूत एज रिलायबल डिफेंडर्स ऑफ स्टोन। अब बताइए अकबर ने हिंदू वॉरियर ट्राइब्स यानी कि जो राजपूत हैं उनको रक्षक बताया, जो कि हिंदू हुआ करते थे उनको रक्षक बताया मुगल एम्पायर का, जबकि औरंगजेब ने उन्हीं के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी जिन्होंने इतने सालों से मुगल एम्पायर की सुरक्षा की थी, सेवा की थी। द राजपूत्स अंडर हिम एंड हिज 3 इमीडिएट सक्सेसर्स हैड कैरीड द मुगल बैनर टू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने की जरूरत है। अकबर के अंडर और अकबर के आने के बाद जो आगे 3 रूलर्स और आए, चाहे वो शाहजहाँ हो
या जहांगीर हों, या उसके बाद फिर पहले जहांगीर आए, फिर शाहजहाँ आए, उसके बाद फिर औरंगज़ेब आए, तो उनके अंडर राजपूत ने काफ़ी ज़्यादा काम किया और उन्होंने मुग़ल एम्पायर का जो बैनर था उसको वो एक्सट्रीम कॉर्नर्स तक ले गए भारत के सब कॉन्टिनेंट में, एंड ऑल्सो इनटू द हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान तक भी राजपूत जो है उसको लेके गए। बट औरंगज़ेब री इम्पोज द हेटेड जिजिया ऑन द हिंदूज़, लेकिन जो जिजिया कर जो हटाया था अकबर ने, जो कि एक नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगाया करते थे, तो वो जो टैक्स था वो जब हटाया गया अकबर के द्वारा, उसको औरंगज़ेब ने वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया, वापस से लगा दिया। डिस्ट्रस्टेड द राजपूत, तो इस वजह से राजपूत जो हैं वो डिस्ट्रस्ट हुए, यानी कि उनको विश्वास खत्म हो गया मुगल एम्पायर में, एंड मेड एन अनवर्दी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द हायर टू द गद्दी ऑफ मारवाड़ टू इस्लाम। और उसके बाद औरंगज़ेब ने जो ये कोशिश करी कि मारवाड़ का जो हायर था, यानी कि मारवाड़ पे जो अब अगला पर्सन आना था, औरंगज़ेब ने चाहा कि उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दें। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये सब जो गलत नीतियाँ थी औरंगज़ेब की, इस वजह से जो राजपूत थे, जो डिफेंडर थे मुग़ल एम्पायर के, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मुग़ल एम्पायर के डिफेंडर हुआ करते थे, वो कन्वर्ट हो गए, वो बदल गए किसमें, बिटर फोर्स में, यानी कि दुश्मनों में। नेक्स्ट आता है एम्प्टी ट्रेजरी। अब देखिए ट्रेजरी जब तक, यानी कि जब तक आपके देश में, आपके एम्पायर में धन नहीं होगा, तब तक कोई बड़ी से बड़ी सल्तनत हो वो नहीं चल सकती। तो शाहजहाँ की जो ज़ील थी कंस्ट्रक्शन की, उसकी वजह से ट्रेजरी डिप्लीट हुई। अब देखिए अलग अलग रूलर्स की वजह से अलग अलग दिक्कतें हुई कि शाहजहाँ ने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करवाया, फॉर एग्जांपल ताजमहल ही बनवाया, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। औरंगज़ेब्स लॉन्ग्स वॉर इन द साउथ हैड फर्दर ड्रेन द एक्सचेकर, और उस टाइम पे जब औरंगज़ेब ने बहुत लंबे लंबे युद्ध लड़े तो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। द इकोनॉमिक कोलैप्स केम इन द टाइम ऑफ आलमगीर टू, जब आलमगीर टू रूल कर रहे थे, यानी कि 1754, यानी कि औरंगज़ेब के काफ़ी टाइम बाद की बात कर रहे हैं, हु वॉज स्टार्व्ड एंड द रेवेन्यूज़ even of the royal privy purse estate were usurped by the unscrupulous वज़ीर इमादुल मुल्क। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आलमगीर टू के टाइम पे इतनी दिक्कतें आ गई कि रॉयल प्राइवी पर्स के लिए, यानी कि जो वहाँ पे उस टाइम पे राजा हुआ करता था, उसके पास भी धन नहीं बचा बिल्कुल भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1754 से 59 की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 100 साल तक, 1857 तक मुग़ल एम्पायर चला। अब वो कैसे चला नहीं बता सकते। नेक्स्ट आता है इन्वेजन्स, कि आक्रमण हुए, तो आक्रमण की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ मुग़ल एम्पायर को। फॉरेन इन्वेजन्स सैप्ड द रिमेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मुगल्स, तो जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए, बाहर से जो आक्रमण हुए उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर के दौरान भारत में, उसके वजह से मुग़ल एम्पायर जो बचा कुचा था वो और ज़्यादा नष्ट हो गया। चाहे नादिर शाह ने इन्वेजन किया हो 1739 में, और चाहे अहमद शाह अब्दाली ने करा हो 1761 में, उसके वजह से फर्दर ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हुआ, यानी कि और ज़्यादा जो पैसा था उसका खर्चा हो गया, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हो गया, यानी कि जब वो लूट के गए यहाँ से तो और ज़्यादा नुकसान हो गया। दीज इन्वेजन शुक द वेरी स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर, और इन इन्वेजन की वजह से, इन आक्रमणों की वजह से जो पूरी स्थिरता थी एम्पायर की, मुग़ल एम्पायर की, वो सब की सब हिल गई, सब की सब खराब हो गई। नेक्स्ट आता है डी जनरेशन ऑफ द मुग़ल नोबिलिटी। नेक्स्ट आता है डी जनरेशन ऑफ द मुग़ल नोबिलिटी, यानी कि मुग़ल कुलीनता का पतन। तो जो मुग़ल कुलीनता थी, यानी कि नोबिलिटी थी, जो कि एक बेडरॉक होता है किसी भी एम्पायर के लिए, उसका पतन होने लगा। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द टाइम ऑफ अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ वाज मेड बाय बैरम खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां, यानी कि उनके नाम बताए जा रहे हैं जो उनके नोबल्स हुआ करते थे इंपॉर्टेंट रूलर्स के टाइम पे, चाहे वो अकबर हों, जहांगीर हों, शाहजहाँ हों। इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट नोबल्स थे, जैसे कि बैरम खां हुए, मुनीम खां हुए, मुजफ्फर खां हुए, फिर अब्दुल रहीम खान खाना है, इत्मादुद्दौला है, और महाबत खान है, आसफ़ खान है, साउदुल्ला है, यानी कि कई सारे नोबल्स थे जो बहुत ही एफिशिएंट नोबल्स थे और बहुत ही ईमानदारी के साथ इन्होंने काम किया इस एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में। बट विद द डिक्लाइन इन द कैरेक्टर ऑफ द लेटर मुगल एम्परर्स, डिक्लाइन ऑल्सो सेट इन द कैरेक्टर ऑफ द नोबिलिटी। लेकिन बाद में जैसे जैसे मुगल एम्परर्स का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, मुगल एम्परर्स डिक्लाइन हुए, उनके कैरेक्टर में कमी आई, साथ ही साथ नोबल्स के कैरेक्टर में भी कमी आने लगी, और नोबल्स का जो स्टैचर था वो भी गिरने लगा। Wealth and leisure which the foreign Muslims acquired in India fostered luxury and sloth, and the presence of many women in their harems encouraged debauchery। अब debauchery मतलब ये होने लगा कि जो बाद में औरंगज़ेब के बाद वाले जो रूलर्स आए, वो जो उस टाइम पे पैसा हुआ करता था मुग़ल एम्पायर में, जो बाद के रूलर्स आए वो बड़े ही रंगीले किस्म के आए, जिसकी वजह से उन्होंने जो साम्राज्य था उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी जो लग्जरी थी उसके ऊपर ध्यान दिया। यानी कि उनकी हरम्स में कई सारी औरतें हुआ करती थी, महिलाएं हुआ करती थी, और उनका एक्सेसिव इंटेलिजेंस रहा, काफ़ी ज़्यादा लिप्त रहे वो सेक्स में, अल्कोहल में या फिर ड्रग्स में। तो इसके वजह से उनका कैरेक्टर भी ख़राब हो गया, और जो साम्राज्य था उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो भी ख़राब हो गई।
कॉन्सिक्वेंटली फिजिकल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डिजेनरेशन ओवर टू द गवर्निंग क्लासेस, और इसकी वजह से इसके नतीजतन हम ये कह सकते हैं चाहे वो शारीरिक रूप से हो, नैतिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो, पतन होने लगा जो वहाँ पे शासकीय जो गवर्निंग क्लास थी, यानी कि जो शासकीय क्लास थी, शासकीय वर्ग था, वो ख़त्म होने लगा। नेक्स्ट आता है मुग़ल आर्मी का डीमोरलाइजेशन, यानी कि एक जो मुग़ल सेना थी उसका मनोबल गिरना। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, किसी भी बड़े साम्राज्य को, किसी भी एक अच्छे साम्राज्य को इस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ पे जो उसकी आर्मी है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आर्मी मजबूत नहीं होगी तब तक वहाँ पे वो साम्राज्य बड़ा नहीं बन सकता या साम्राज्य बड़ा नहीं रह सकता। द कंटिजेंट्स और आर्मी रिक्रूटेड एंड मेंटेन्ड बाय द हाई ऑफिसेज एंड नोबल्स हु वर असाइंड रेवेन्यूज ऑफ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री फॉर देयर मेंटेनेंस। अब देखिए, जो कंटिजेंट्स थी आर्मी की, जो आर्मी को रिक्रूट किया जाता था और मेंटेन किया जाता था बाय द हाई ऑफिसेज एंड नोबल्स हु वर असाइंड रेवेन्यूज ऑफ लार्ज ट्रैक्ट। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ थी कि मुग़ल एम्पायर में जो आर्मी थी वो राजा मेंटेन नहीं करता था, उनके नोबल्स मेंटेन करते थे। यानी कि नोबल्स को कुछ ज़मीनें दे दी जाती थी, जिसकी वजह से हर नोबल को कहा जाता था कि आपको नोबल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपको कुछ ज़मीन दे दी जाएगी, आप उस ज़मीन से जो पैसा कमाएंगे उससे आप एक अपनी आर्मी भी रखेंगे, जिससे कि वो आर्मी मुग़ल एम्पायर को सुरक्षा प्रदान करेगी और उस मुग़ल जो वो आर्मी होगी उसकी सैलरी आप पे करेंगे। यानी कि देखा जाए तो जो मुग़ल आर्मी थी वो डायरेक्टली मुग़ल रूलर के रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, वो उस नोबल के रिस्पॉन्सिबल थी जिसको जागीर मिली हुई थी या जिसके अंडर वो काम कर रहे थे। ऑन अकाउंट ऑफ दिस द इंडिविजुअल सोल्जर लुक्ड अपॉन हिज मनसबदार एज इज चीफ एंड नॉट एज इज ऑफिसर। तो अब जो मनसबदार हुआ करता था, जिसको मनसबदारी मिला करती थी, जिसके पास ज़मीन हुआ करती थी, जो उसको सैलरी देगा, वो उसी को रूलर मानता था अपना। जो असली रूलर था मुग़ल एम्पायर का, उससे तो वो कभी मिलता भी नहीं था। देयर वॉज नो टच बिटवीन द एम्परर एंड द इंडिविजुअल सोल्जर। ये बहुत ही गलत चीज़ थी कि जो एम्परर है, जो राजा है, शासक था मुग़ल साम्राज्य का, उसके बीच में और सोल्जर्स के बीच में, इंडिविजुअल सोल्जर्स के बीच में कोई भी टच नहीं था। हु वर पेड बाय देयर कमांडर और मनसबदार एंड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। और तो उनको जो पेमेंट मिलती थी वो मनसबदार पेमेंट करता था, ना कि रॉयल ट्रेजरी से। यानी कि जो शासक की जो ट्रेजरी थी, पूरी जो रॉयल ट्रेजरी हुआ करती थी, शाही खजाना जो हुआ करता था, वहाँ से उनको सैलरी नहीं मिलती थी। अलग अलग मनसबदार के अंडर जो भी सोल्जर होता था उसको अपने मनसबदार से ही सैलरी मिला करती थी। The inherent defects of this radically and sound system were aggravated during the reign of औरंगज़ेब and his successors। तो औरंगज़ेब के दौरान और औरंगज़ेब के बाद जो सक्सेसर्स आए उसके समय पे, उनके समय पे ये वाला जो सिस्टम था, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आने लगी। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द एम्पायर एंड चैलेंज फ्रॉम रीजनल पावर्स। तो एम्पायर का साइज़ हमें पता ही है, बहुत बड़ा था। आगे हम भी देखेंगे, फोटो में एक पिक में देखेंगे कि कितना बड़ा साइज़ हुआ करता था एम्पायर का औरंगज़ेब के दौरान, और उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आती थी, रीजनल पावर्स के थ्रू से क्या चैलेंजेस आई। मुग़ल एम्पायर हैड बिकम टू लार्ज टू बी कंट्रोल्ड बाय एनी रूलर फ्रॉम वन सेंटर, दैट इज़ दिल्ली। तो मुग़ल एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि उसको एकमात्र स्थान से, दिल्ली से रूल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। द ग्रेट मुगल्स वर एफिशिएंट एंड एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स एंड आर्मी, बट द लेटर मुगल्स वर पुअर एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जो ग्रेट मुगल्स हुए, यानी कि बाबर से लेके औरंगज़ेब तक जो रूलर्स हुए, वो अच्छे रूलर्स थे, एफिशिएंट रूलर्स थे, और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स के ऊपर भी कंट्रोल बना के रखा, अपनी आर्मी के ऊपर भी कंट्रोल बना के रखा। लेकिन बाद में जो मुगल्स आए, बाद में जो लेटर रूलर्स आए, उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो अपनी आर्मी पे, अपने नोबल्स पे कंट्रोल रख पाए। वो बहुत ही पुअर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, यानी कि बहुत ही ख़राब प्रशासक थे, जिसकी उनकी नीतियों की वजह से पूरा जो एम्पायर था वो बिखर गया। एज अ रिजल्ट द डिस्टेंट प्रोविंसेस बिकेम इंडिपेंडेंट। इसकी वजह से क्या हुआ, जो दूर वाले प्रोविंसेस थे वो इंडिपेंडेंट होते चले गए, क्योंकि उनके ऊपर से जो कंट्रोल था मुग़ल एम्परर का वो छुटता चला गया। द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, जिसके वजह से जैसे जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते रहे तो मुग़ल एम्पायर टूटता चला गया, उसका डिसइंटीग्रेशन होता चला गया। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, उसमें आप समझने की कोशिश करिए कि मुग़ल एम्पायर कितना बड़ा हुआ करता था। औरंगज़ेब के दौरान देखिए, यहाँ पे अफ़गानिस्तान का रीजन हो, ये पाकिस्तान का रीजन है, ये पूरा भारत है। उसके बाद नीचे, बस अगर आप नीचे का थोड़ा सा एरिया छोड़ देंगे, जो तमिलनाडु का एरिया, केरला का थोड़ा सा एरिया अगर हम छोड़ देंगे, तो उस एरिया को छोड़ के बाकी पूरा, और यहाँ तक म्यांमार तक, पूरा बांग्लादेश वगैरह, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये जितना भी हिस्सा है, भूटान शायद इसके अंदर इंक्लूड ना भी करें आप एक बार को, ये जितना भी हिस्सा है, ये सब का सब मुग़ल एम्पायर के अंडर हुआ करता था। यानी कि अफ़गानिस्तान से लेके, यानी कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट लगभग वो औरंगज़ेब के या मुग़ल एम्पायर के अंडर था। तो ये सब का सब मुग़ल एम्पायर के अंडर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बाद में जो रूलर्स आए, उनके वजह से ये जो एम्पायर था ये टूटने लगा। नेक्स्ट आता है मनसबदारी सिस्टम।
द मनसबदारी सिस्टम डीजेनरेटेड इन द टाइम ऑफ औरंगजेब एंड हिज सक्सेसर्स। तो मनसबदारी सिस्टम जो है वो ख़त्म होने लगा, डीजेनरेट होने लगा औरंगजेब के समय पे भी और औरंगजेब के बाद जो रूलर्स है उनके समय पे। जागीर्स वर इन शॉर्ट सप्लाई, यानी कि उस टाइम पे ज़मीनें कम रह गई थी, जागीर इतनी नहीं बची थी। ट्रांसफर्स वर फ्रीक्वेंट, जो ट्रांसफ़र हुआ करते थे राजाओं के, वो यानी कि जो नोबल्स थे उनके जो ट्रांसफर्स थे बहुत जल्दी जल्दी होने लगे। एंड अलॉटमेंट ऑफ अ न्यू जागीर टुक अ लॉन्ग टाइम, और नई जागीर को अलॉट करने में ज़्यादा समय लगने लगा। इवन वेन अ जागीर वॉज अलॉटेड इट्स रियल इनकम वॉज जनरली फार बिलो इट्स पेपर इनकम। तो जब किसी को जागीर पे अलॉट होती थी उस टाइम पे जो उसकी असली इनकम होने लगी उस जागीर से वो बहुत कम होती थी एज़ कंपेरिजन टू जो पेपर पे उसकी इनकम समझी जाती थी। द रिजल्ट वॉज दैट मैनी नोबल्स कुड नॉट कीप देयर कोट ऑफ ट्रूप्स। अब देखिए इसकी वजह से क्या हुआ कि जब तक जागीरों से यानी कि ज़मीनों से पैसा नहीं आएगा तब तक किस तरह से एक जो नोबल है वो अपनी आर्मी मेंटेन रखेगा। तो नोबल्स भी इसकी वजह से क्या होने लगा कि जो उनको कोटा मिलता था कि भाई इतने ट्रूप्स आपको रखने हैं, इतने आपको सोल्जर्स अपने यहाँ मेंटेन करके रखने हैं, वो भी मेंटेन ना हो पाए। दैट वीकेंड द आर्मी एंड अफेक्टेड एडवर्सली द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। और इसके वजह से आर्मी कमज़ोर होने लगी और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थी यानी कि जो वहाँ पे एक कार्य क्षमता थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो भी ख़राब होने लगी, यानी कि प्रशासनिक दक्षता जो थी वो ख़त्म होने लगी। द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग लैंड्स टू द हाईएस्ट बिडर मेड द पोजीशन ऑफ द पीजेंट्स मिजरेबल। और वहाँ पे जो प्रैक्टिस होने लगी कि फार्मिंग लैंड्स यानी कि जो खेती की ज़मीन है वो उसके पास जाएगी जो सबसे ज़्यादा पैसे की बिड करेगा। इसके वजह से जो किसान थे उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसों में खरीदेगा जागीर मुग़ल से वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी लेगा किसानों से। तो टैक्स, किसान पहले ही टैक्स से बहुत त्रस्त थे, उनको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। द ओल्ड लैंडेड नोबिलिटी यानी कि जो जमींदार थे वाज रिप्लेस बाय न्यू टाइप ऑफ बिजनेस कम ऑपरेसर क्लास। जो पुराने जमींदार हुआ करते थे उनको हटा के अब नई तरह के जो बिजनेस कम ऑपरेसर क्लास थे, यानी कि वो बिजनेस भी थे यानी कि व्यावसायिक भी थे, साथ साथ उत्पीड़क वर्ग भी थे जो उत्पीड़न करते थे लोगों का, उनका अब साम्राज्य होने लगा। नेक्स्ट आता है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन दी 18th सेंचुरी। तो हम कई सारे कारण देख चुके हैं, उसमें से एक कारण ये भी आता है कि 18वीं शताब्दी आते आते कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होने लगे जिन्होंने मुगल एम्पायर से अपने आप को अलग कर लिया। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस सिसीडेड फ्रॉम द एम्पायर। तो मुगल एम्पायर जैसे जैसे कमज़ोर होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, तो कई सारे प्रांत ऐसे थे, कई सारे प्रोविंसेस ऐसे थे जो साम्राज्य से अलग होने लगे। एंड सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि जो आप इंडिपेंडेंट कह सकते हैं यानी कि स्वतंत्र राज्य हैं वो एग्जिस्टेंस में आ गए, वो अस्तित्व में आ गए। तो कौन कौन से थे हम देखें, कुछ को देखें। तो पहले तो आता है सबसे पहले हैदराबाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट था, बहुत बड़ा एरिया था जो मुगल एम्पायर से कट गया था। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय कमरुद्दीन सिद्दीकी। तो कमरुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा स्टेट ऑफ हैदराबाद फाउंड किया गया, जिनको डेक्कन का वाइसरॉय बनाया गया और उसको टाइटल दिया गया निज़ाम उल मुल्क। तो निज़ाम उल मुल्क किसी का नाम नहीं है, निज़ाम उल मुल्क एक टाइटल था। तो जो भी हैदराबाद का राजा या निज़ाम बनेगा, रूलर बनेगा, उसको निज़ाम उल मुल्क का टाइटल दिया जाएगा। वो पर्सन का नाम कुछ और होगा। तो पर्सन का नाम जैसे कमरुद्दीन सिद्दीकी थे, लेकिन उनको जो टाइटल दिया गया वो निज़ाम उल मुल्क दिया बाय एम्परर फारूक सियार इन 1712। He established a virtually independent state but returned to Delhi during the reign of Emperor मोहम्मद शाह। तो उन्होंने एक वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया हैदराबाद का, लेकिन बाद में वो दिल्ली भी लौट के आए जिस टाइम पे मोहम्मद शाह एम्परर हुआ करते थे। 1724 में ही वॉज रीअपॉइंटेड वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन विद द टाइटल ऑफ आसफ शाह। बाद में 1724 में उसको दोबारा वाइसरॉय बना दिया गया कमरुद्दीन सिद्दीकी को और डेक्कन का, और उनको आसफ शाह का टाइटल दिया गया। हैदराबाद के बाद नेक्स्ट आते हैं बंगाल में। अगर हम देखें तो बंगाल 18th सेंचुरी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एरियाज को कंप्राइज करता था। मुर्शिद कुली खां जो थे वो दीवान हुआ करते थे औरंगजेब के अंडर बंगाल के, और फारूक सियार ने अपॉइंट किया था सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1717। तो 1717 में फारूक सियार जब मुगल एम्परर थे तो उन्होंने सूबेदार अपॉइंट किया बंगाल में। बंगाल के बाद फिर अवध की बात आती है। द सूबा ऑफ अवध कंप्राइज्ड बनारस एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स नियर इलाहाबाद। तो जो अवध का जो सूबा था उसके अंदर बनारस भी हुआ करता था और इलाहाबाद के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे। सादत खान बुरहान उल मुल्क उनको टाइटल दिया गया। तो सादत खान बुरहान उल मुल्क वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ अवध बाय द मुगल एम्परर। तो मुगल एम्परर के द्वारा, मुगल शासक के द्वारा सादत खान बुरहान उल मुल्क को गवर्नर अपॉइंट किया गया। बट ही सून बिकेम इंडिपेंडेंट। लेकिन बाद में उन्होंने जो अवध का क्षेत्र था वो अलग कर लिया, कहाँ से, मुगल एम्पायर से। नेक्स्ट आता है डेटियोरेशन ऑफ लैंड रिलेशंस, यानी जो ज़मीन के जो भूमि संबंध जो थे वो बिगड़ते चले गए। शाहजहां एंड औरंगजेब ऑप्टेड फॉर जागीर्स एंड पैबाकी। अब देखिए ये आपको समझने की ज़रूरत होगी कि शाहजहां और औरंगजेब जो अपनी आर्मी मेंटेन करते थे वो हमने अभी पढ़ा है कि वो नोबल्स के थ्रू करते थे, और नोबल्स जो थे वो जागीर पे डिपेंड करते थे, यानी जागीर वो ज़मीन हुआ करती थी जिनसे वो किसानों से उस पर से टैक्स ले सकें।
फिर पैबाकी जो ज़मीन थी, यानी कि कुछ जो ज़मीन रिजर्व करके रखी थी जिसकी वजह से पैसा सेंट्रल ट्रेजरी में जाएगा, यानी कि जो मुग़ल एम्पायर था उसके पास जाएगा। तो अब जो बाद के जो रूलर्स हुए उन्होंने पैबाकी वाली जो ज़मीन थी वो भी देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब पैसा सेंट्रल ट्रेजरी में ना जाके नोबल्स के पास जाने लगा। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग डायरेक्टली फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी टू द ऑफिशियल्स, जागीर रेफर टू टेम्परेरी अलॉटमेंट ऑफ लैंड्स टू ऑफिशियल्स। अब जागीर क्या है, ये तो टेम्परेरी अलॉटमेंट है कि जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको वो ज़मीन मिल जाएगी। फॉर द सर्विसेज विच मे बी अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्पर, तो एम्पर के यानी कि जो मुगल शासक था उसके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिलता था। पैबाकी रेफर्स टू रेवेन्यू फ्रॉम रिजर्व्ड लैंड्स विच वर सेंट टू द सेंट्रल ट्रेजरी, तो पैबाकी वो ज़मीन है जहाँ से जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल ट्रेजरी में जाता था। देयर वाज अ कांस्टेंट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द नोबल्स एंड जमींदार, तो सिंपल सी बात है, नोबल्स और जमींदार के बीच में हमेशा से दिक्कतें रहेंगी। जो इंटरेस्ट है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, वो उनके बीच में रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट आता है मराठास का उदय। तो राइज ऑफ द मराठास एक बहुत बड़ा कारण है। तो मराठास कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन वेस्टर्न इंडिया, तो वेस्टर्न इंडिया में मराठास का जो बोलबाला था वो चलने लगा। दे स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स फॉर अ ग्रेटर महाराष्ट्र एम्पायर, और उन्होंने प्लान बनाने शुरू कर दिए कि जिससे कि महाराष्ट्र के एम्पायर को, मराठा एम्पायर को बहुत बड़ा बनाया जा सके। हालांकि उनका जो सपना था 1761 का, जब अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस द मराठास, उस टाइम पे मराठास का जो सपना था पूरे भारत पर रूल करने का, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है उनके हारने के साथ। नेक्स्ट आता है कमिंग ऑफ द यूरोपियंस। अगर हम देखें तो कई सारे कारण जो हमने भी डिस्कस करे, उन सभी कारणों में यूरोपियंस का आना भी एक अपना में बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। द यूरोपियंस स्पेशली द ब्रिटिश प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पुटिंग एन एंड टू द मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर को समाप्त करने में, ख़त्म करने में यूरोपियंस का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उन यूरोपियंस में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो ब्रिटिशर्स का रहा। दे फर्स्ट ऑब्टेन्ड अ फरमान, पहले तो उनको फरमान मिल गया जिससे कि वो भारत में ट्रेड कर सकें। उनको फरमान दिया गया फारूक सियार के द्वारा 1717 में। उसके बाद उनको दस्तक प्रोवाइड की गई, बट ग्रेजुअली बिगेन इंटरफेयरिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की जो पॉलिटिक्स थी उसमें भी इंटरफेरेंस शुरू कर दी, और धीरे धीरे जो भारत के राज्य थे उन पे अपनी ग्रिप स्टार्ट कर दी। दे नॉट ओनली वाइप्ड ऑफ द ट्रेसेस ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स बट ऑल्सो डिफीटेड द इंडियन प्रिंसेस वन आफ्टर द अदर एंड ग्रेजुअली सेट अप अ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जो 200 साल रहा। तो धीरे धीरे उन्होंने यूरोपियन पावर्स जो और साथ की थी, जैसे कि फ्रेंच आए, डच आए, पोर्चुगीज़ आए, उन सबको तो ख़त्म करा ही, साथ साथ उसने जो भारत के जो प्रिंसेस हुआ करते थे उनको भी ख़त्म करना शुरू कर दिया, यानी कि भारत के प्रिंसेस भी ख़त्म हो गए और दूसरी यूरोपियन पावर्स भी ख़त्म हो गई। तो सिर्फ कौन बचे, ब्रिटिशर्स बचे, और ब्रिटिशर्स ने ही रूल किया फिर आगे आने वाले 200 साल तक। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो बिल्कुल समाप्ति की ओर चला गया। और कंक्लूजन अगर देखें तो जो डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का वाज ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, कई सारे फैक्टर्स थे, सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी थे, यानी कि संस्थागत कारक भी थे। 1813 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर ले ली सारी ईस्ट इंडिया कंपनी से, की मोनोपोली की, एंड लेटर द कंपनी वर्कड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। 1857 में जब भारत का रिबेलियन होता है, जिस टाइम पे लास्ट एम्पायर हुआ करते थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने जो भूमिका निभाई उसके वजह से मुगल एम्पायर बिल्कुल समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफर को मांडले जेल में भेज दिया गया बर्मा की एग्जाइल में, और उसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिशर्स ने ले लिया, उनकी क्वीन ने ले लिया। तो ये सब कारण थे जिसके वजह से मुगल एम्पायर का पतन होता है, पूरा मुगल एम्पायर ख़त्म हो जाता है। तो इसके ऊपर अगर आपका मेंस में सवाल आए या प्रीलिम्स में सवाल आए, आप सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या सजेशन है, क्या फीडबैक है, उसको भी कमेंट कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।